तो आज आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बातें बताते हैं और इसके लेआउट यानी स्ट्रक्चर डायग्राम को बनाइएगा। ठीक है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक संगठन। क्या कहते हैं? क्रियात्मक संगठन। ठीक है। क्रियात्मक संगठन क्या होता है इसमें लिखिएगा। इसमें लिखिएगा आप लोग, इस प्रकार के संगठन में, इस प्रकार के संगठन में किसी एक के लिए, सॉरी, इस प्रकार के संगठन में किसी एक कार्य के लिए, इस प्रकार के संगठन में किसी एक कार्य के लिए अनेक एक्सपर्ट्स एवं स्पेशलिस्ट होते हैं तथा एक्सपर्ट प्रत्येक एक्सपर्ट्स को एक एक समूह का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है। अतः कर्मचारियों का संबंध एक ही अधिकारी तक सीमित रह जाता है। अतः कर्मचारियों का संबंध एक ही अधिकारी तक सीमित रह जाता है। हो गया। जिससे आपसी कम्युनिकेशन एवं ऑर्डर्स, जिससे आपसी कम्युनिकेशन एवं ऑर्डर्स प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, किंतु कामगारों को या वर्कर्स को एक से अधिक एक्सपर्ट्स एवं स्पेशलिस्ट के आदेशों को प्राप्त करने एवं कार्य के प्रति जिम्मेदार होता है, एवं उस कार्य के प्रति जिम्मेदार होता। यानी इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आपने नोट किया है, ये बताया गया है कि इसमें एक या एक से अधिक एक्सपर्ट होते हैं, एक या एक से अधिक एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट होते हैं उस विभाग के या इंडस्ट्री के या उस इंडस्ट्री में होने वाले कार्यक्रमों या गतिविधियों से। जो भी कार्यक्रम या गतिविधियां या एक्टिविटी हो रही है उस इंडस्ट्री में, जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, उनसे संबंधित एक से अधिक एक्सपर्ट एवं स्पेशलिस्ट होते हैं, किंतु उनको एक अलग अलग सेक्शन या अलग अलग डिपार्टमेंट का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है। वो अपने डिपार्टमेंट में होने वाली संपूर्ण गतिविधियों के प्रति जिम्मेदार होते हैं तथा उनके नीचे काम करने वाले कामगार होते हैं, कारीगर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, जिनको अपने अंडर में रखते हैं और काम कराते हैं।
लेकिन इसमें एक दिक्कत की बात यह है कि जो काम करने वाला कारीगर है उसको सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारी की तो बात सुननी ही सुननी है, लेकिन दूसरे विभाग का अधिकारी भी ऑर्डर दे सकता है या काम करने के लिए कह सकता है, और उस कारीगर को उस काम को करना भी पड़ता है और उस काम के प्रति जिम्मेदारी भी दिखानी पड़ती है। बस फर्क इतना सा है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर डायग्राम कैसा है इसके बारे में हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं। यहाँ पे देखिए जनरल मैनेजर होता है, जीएम का मतलब होता है जनरल मैनेजर, कृपया इसको आप याद कर लीजिएगा। जीएम का मतलब होता है जनरल मैनेजर, ठीक है, हमने शॉर्ट में लिखा है जनरल मैनेजर यानी प्रबंधक, ठीक है। अब उसके बाद होता है प्रोडक्शन मैनेजर, जिसको हमने कहा पीएम। आप एग्जाम में भी इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे तो इसका देखने का तरीका कुछ अलग लगेगा, जिससे लगेगा कि आपने अपने तरीके से बनाया है, किताबी में से छाप छुप के नहीं लिखा है, ठीक है। और इसका मतलब होता है प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर होता है फैक्ट्री इंजीनियर। क्या होता है? फैक्ट्री इंजीनियर, ठीक है। और इधर होता है, सॉरी, इधर होता है प्रोजेक्ट या क्वालिटी सुपरिटेंडेंट, क्वालिटी सुपरिटेंडेंट। बड़े लंबे चौड़े इंग्लिश आपको याद करने हैं, ठीक है। यहाँ पे जनरल मैनेजर से डायरेक्ट संबंध फैक्ट्री के इंजीनियर से होता है, और जनरल मैनेजर डायरेक्ट संबंध क्वालिटी सुपरिटेंडेंट से रखता है, और तीसरा है प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। फैक्ट्री के इंजीनियर को जो भी आवश्यकताएं होंगी वो डायरेक्टली जनरल मैनेजर से कहता है या पहुंचाता है सूचनाएं, और क्वालिटी सुपरिटेंडेंट को जो सुपरविजन करना है वो उसका जनरल मैनेजर करता है, और आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और बाकी जनरल मैनेजर तीसरा जो अहम व्यक्ति होता है, मुख्य व्यक्ति होता है, वह प्रोडक्शन मैनेजर, उससे भी संपर्क बनाए रखता है। अब उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर का जो संबंध है वो फोरमैन से होता है। आपको यहाँ पे मिलेंगे फोरमैन, जो फैक्ट्री के कामों को सुचारू रूप से करवाने के लिए जिम्मेदार है और कामगारों को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। ये हो गया फोरमैन, और यहाँ भी है फोरमैन। इन फोरमैन से प्रोडक्शन मैनेजर का संबंध सीधे तौर से होता है। ये प्रोडक्शन मैनेजर किसी भी फोरमैन को से जवाब तलब कर सकता है, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो फोरमैन है जो भी काम करा रहे हैं वो फैक्ट्री के इंजीनियर से संबंधित होते हैं, संबंध रखते हैं कि हमें फैक्ट्री के इंजीनियर के निरीक्षण में फोरमैन अपना काम करा रहे होते हैं, ठीक है। और फोरमैन जो है क्वालिटी सुपरिटेंडेंट से भी संपर्क रखे हैं, साधे हुए हैं कि क्वालिटी जो हमारे प्रोडक्ट का निर्मित हो रही है वो कैसा है, किस तरीके से हो रहा है, उसकी गुणवत्ता क्वालिटी की निगरानी। और ये फैक्ट्री का इंजीनियर जो है इस फोरमैन से भी संबंध रखता है, इस फोरमैन से भी संबंध रखता है,
और फैक्ट्री का इंजीनियर इस फोरमैन से भी संबंध रखता है। क्यों? क्योंकि फोरमैन नंबर 1 और ये फोरमैन नंबर 2 और ये फोरमैन नंबर 3, तो जो जितने भी तीनों फोरमैन हैं ये तो फैक्ट्री के इंजीनियर से संबंध रखेंगे ही रखेंगे भाई। किसी भी चीज की जानकारी अगर चाहिए तो फैक्ट्री का इंजीनियर ही तो बताएगा उसको। फिर उसके बाद अब बात आती है क्वालिटी सुपरिटेंडेंट की। तो क्वालिटी सुपरिटेंडेंट फोरमैन से कम्युनिकेशन में जुड़े हुए हैं, तो इनसे भी ये संपर्क में जुड़े हैं 2 नंबर से भी, और क्वालिटी सुपरिटेंडेंट 1 नंबर के फोरमैन से भी आपस में जुड़े हुए। ठीक है, तो ये आपका लेआउट तैयार हो रहा है आपका किसका? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। और फोरमैन के नीचे आता है वर्कर। ये हो गया आपका वर्कर, लिख लीजिएगा वर्कर, WORKER वर्कर। यहां भी आपका हो गया वर्कर और यहां भी आपके हो गए वर्कर। जल्दी जल्दी बनाइए। ठीक है, अब ये फोरमैन अपने वर्कर से काम करा रहा है, ये दूसरा नंबर वाला फोरमैन अपने दूसरे वाले कर्मचारी से काम करा रहा है, और ये पहले नंबर वाला फोरमैन अपने पहले ही वाले वर्कर से काम करा रहा है। भाई वर्कर अकेला थोड़े होगा, 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, जित प्लांट की जितनी कैपेसिटी होगी या फिर रेटेड यानी निर्धारित जो जरूरतें होती हैं प्लांट के कर्मचारियों के लिए, वर्क कामगारों के लिए, उतनी तो रखेगा, भर्ती करेगा ही। तो इनके अंडर में इतने इतने कर्मचारी समथिंग समथिंग है। ठीक है, हालांकि ये इनसे काम करा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ती है तो कभी कभी ये इनको भी सूचना दे सकते हैं, इनसे भी कोई काम करवा सकते हैं, इनसे भी कोई काम करवा सकते हैं। ठीक है, और फोरमैन नंबर 2 कभी प्राइमरी वाले के वर्कर से भी काम करा सकते हैं, किसी को भी ये आदेश दे सकते हैं अटेंडम। ठीक है, कहीं भी भेज सकते हैं, अपना भी डिपार्टमेंट का काम, अपने भी सेक्शन का काम करा सकते हैं इनको बुलाकर। ये देखो, ठीक है, तो ये आपका बन जाता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब इसमें दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि अगर ये वर्कर कोई काम अपना कर रहा होता है, हो सकता है कि फोरमैन नंबर 3 वाले ने बुला करके अपना काम सरेख दिया करने के लिए, ऑर्डर दे दिया। अब इनका काम कुछ और था, करके आया, हो सकता है वो काम अच्छे से किया या फिर टेंशनाइज हो गया, किसी काम में दिक्कत परेशानी आ गई, तो तमाम बातों की वजह से इसका माइंड सेटअप बिगड़ जाता है। तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट जो तैयार कर रहा था, थोड़ा सा दिमाग भ्रमित होने की वजह से प्रोडक्ट का नुकसान भी कर सकता है। और जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहा था तो उसको छुड़वा करके अपने काम में लगा दिए, तो वो जो प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा था वो हमारा छूट गया, निर्धारित समय से जो तैयार होना चाहिए वो तैयार नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं आती हैं। तो आप ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम आगे की तरफ आपको ले करके चलते हैं कि इसके गुण क्या है और हानियां क्या है। ठीक है, इसके लाभ और हानियों पे चर्चा करने जा रहे हैं, लिखिएगा इसके अंदर। एडवांटेज क्या क्या है इनके, लिखिए। अनावश्यक पदार्थ, अनावश्यक पदार्थ, कामा समय, कामा एवं श्रम की बचत, एवं श्रम की बचत होती है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपके लिए अलग अलग फोरमैन है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमें प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर आप जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए हमें प्रोडक्शन मैनेजर के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली क्वालिटी सुपरिटेंडेंट से बुला करके अपना काम करा सकते हैं, दिखा करके काम करा सकते हैं। ठीक है, और फोरमैन नंबर 1, सेकेंड या थर्ड कोई भी क्वालिटी सुपरिटेंडेंट से संपर्क कर सकता है और फैक्ट्री के इंजीनियर से भी संपर्क करके अपनी सूचनाओं को और प्रोडक्ट के क्वालिटी के गुणवत्ता इत्यादि के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी ले सकता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर हमारा फ्री हो गया, तो इनको भी सुविधा हो गई, इनके भी कार्य आसानी से हैं।
अदरवाइज प्रोडक्शन मैनेजर किसी अन्य कामों में व्यस्त हो तो डिले होता है इन लोगों के काम करने में। ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने में समस्याएं आती, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इनको डायरेक्टली फैक्ट्री के इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट से संपर्क करना है, प्रोडक्शन मैनेजर से कोई संबंध नहीं है। प्रोडक्शन मैनेजर खुद इनसे संपर्क कर सकता है अलग अलग फोरमैन को बुला करके कि आपका गतिविधि या आपका कार्य का समापन कहाँ तक पहुंचा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखिएगा, एक्सपर्ट की जानकारी का लाभ प्राप्त होता है। एक्सपर्ट्स की जानकारी का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, एक्सपर्ट्स के नॉलेज का एडवांटेज प्राप्त हो जाता है। हमारे पास जो स्पेशलिस्ट हैं वो भिन्न भिन्न सेक्शनों में निर्धारित किए गए जो फोरमैन हैं उनको नए नए टेक्नोलॉजी और तकनीकियों को वो बताते रहते हैं, नए नए विचारधाराएं नए नए टेक्नोलॉजी पे काम कराने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, प्रबंधकों का वर्कलोड कम हो जाता है। प्रबंधकों का वर्कलोड कम हो जाता है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर थे, जनरल मैनेजर थे, इनके ऊपर सारा भार जा रहा था। कुछ जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए ना, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि एक जनरल मैनेजर था, फिर उसके नीचे प्रोडक्शन मैनेजर था, फिर उसके नीचे प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट था, फिर उसके नीचे फोरमैन था, सुपरवाइजर था, वर्कर था। तो एक लीनियर वे में चल रहा था, वो एक लीनियर वे में चल रहा था। तो जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान होगा लीनियरिटी से ऊपर जाएगा। तो दिक्कत वहां पे ये हो रही थी कि प्रोडक्शन मैनेजर के पास से सूचना जाती थी तो वो प्रबंधक के पास जाता था या जनरल मैनेजर के पास जाता था, अगर उससे सॉल्व नहीं होने वाली थी तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन मैनेजर के द्वारा निर्धारित किए गए वर्क एवं लक्ष्य पीछे हो जाते थे, क्योंकि इनकी भी तो समस्याएं सुनना था उसको। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये फैक्ट्री का इंजीनियर और क्वालिटी सुपरिटेंडेंट मिलकर ही और फोरमैन आपस में मिलकर के ही सारी चीजों का समाधान ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है रिसर्च एवं डेवलपमेंट। रिसर्च एवं डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल जाता था। रिसर्च एवं डेवलपमेंट को बढ़ावा देना या इंक्रीज करना। तो इसमें हुआ क्या कि जो हमारा हेलो स्टूडेंट्स, कोई बात करे, वीडियो दिख रही है प्रॉपर, बात समझ में आ रहा है और साथ में लिख रहे हैं कि नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है। वो क्या है कि थोड़ा सा कैमरा गिर गया, मोबाइल गिर गई थी रिकॉर्डिंग वाला, तो मैं चेक कर रहा हूँ तो प्रॉपर वीडियो जा रहा है कि नहीं। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आगे लिखिएगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलना। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जब हमारा जनरल मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर फोरमैन की समस्याओं से तथा वर्कर की समस्याओं से जब परे रहेंगे अर्थात दूर रहेंगे, तभी तो वो आगे की गतिविधियों के बारे में सोच सकेंगे। नई नई इंडस्ट्री क्या प्रयोग कर रही है, कौन कौन से तरीके अपना करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने का तरीका ढूंढ रही है, तो वो इन सारी मुद्दों को पहलुओं को बारीकियों को समझ सकेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं डिमेरिट्स या डिसएडवांटेज। इसकी डिसएडवांटेज लिखिएगा, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या क्या होता है लिखिएगा, लाइन स्टाफ, लाइन स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स, लाइन
स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स का मतलब होता है कर्मचारियों से, ठीक है। लाइन स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स का मतलब है लाइन एवं स्टाफ कर्मचारियों, लाइन एवं स्टाफ कर्मचारियों के मध्य, लाइन एवं स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स के मध्य जिलसी जिलसीज मतलब इस नोट करिएगा, स्पेलिंग लिख लीजिएगा। जी जे ई ए एल आई सॉरी एल ओ यू एस आई ई एस जेलसीज। जेलसीज का मतलब होता है वैमनस्यता, वैमनस्यता मतलब ईर्ष्या भावना रखना, जेलसी की भावना रखना कहते हैं ना कि वो बहुत जेलसी की भावना रखता है ना, तो ये होता है आपका ईर्ष्या की भावना रखना, टकराव होना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये फोरमैन है, ये फोरमैन है, ये फोरमैन है तीनों, ठीक है। इनका कार्य कैसा चल रहा है, इनका कार्य कैसा चल रहा है, इनका कार्य कितने प्रोग्रेस पे है, तो कहीं ना कहीं ये आपस में एक दूसरे से टकराव रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट्री का इंजीनियर है तो फैक्ट्री का एक ही इंजीनियर थोड़े होगा भाई, ढेर सारे इंजीनियर होंगे, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच 10 50 जितने भी इंजीनियर होंगे अपने अलग भाई, अलग अलग प्रोडक्शन इंजीनियर अलग होगा, मटेरियल इंजीनियर अलग होगा, ठीक है। और भी नाना प्रकार के इंजीनियर उसमें कहलाते हैं ना, टूल्स वाले जो सेक्शन होते हैं। तो सब लोग कहीं ना कहीं जब उनको पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है तो उनसे कोई सामान भी मांगने जाओ तो अगर आपको पसंद नहीं करते हैं, आपसे चिढ़े हुए हैं, तो आपके कामों को रोक सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके काम को देख करके उनके अंदर जेलसी की भावना उत्पन्न होती है, तो कहीं ना कहीं आपको डिले करा सकते हैं, आपका प्रपोजल ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे या ऊपर फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। कामगारों से तानाशाही की भावना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। कामगारों को समय पे छुट्टी न देना, वेतन न देना, दुनिया भर की ईर्ष्याएं शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं अगली पॉइंट पे। स्पेशलिस्ट के लिए अधिक भुगतान खर्च करना पड़ता है। जितने भी इनमें एक्सपर्ट्स होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, उनके लिए कंपनी को या मैनेजर को अलग अलग तरीके से भुगतान करना पड़ेगा भाई। कोई किसी काम का माहिर है, कोई किसी काम का माहिर है, कोई किसी काम की जानकारी या बारीकियों को बखूबी जानता है, तो वो भैया अपने हिसाब से तो पेमेंट का भी डिमांड करेगा, मुझे इतना चाहिए तो मैं आपके लिए काम करूंगा, अदरवाइज कोई और ढूंढ लीजिए। तो कुल मिला जुला के जितने इसमें एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट होंगे उनके लिए अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगला पॉइंट है गलत परामर्श के लिए, गलत परामर्श के लिए कोई भी एक्सपर्ट, गलत परामर्श के लिए कोई भी एक्सपर्ट जिम्मेदारी नहीं लेता है, ठीक है। अगर एक्सपर्ट के दिशा निर्देशों के बाद भी, एक्सपर्ट से राय विचार करने के बाद आप किसी काम को शुरुआत करते हैं, अगर उसमें आपको नुकसान हो गया, क्षति हुई या घटा हुआ, तो उस चीज का भरपाई या फिर उस चीज का जिम्मेदार वो नहीं होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आपका एप्लीकेशन, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो मीडियम एवं लार्ज इंडस्ट्री में होता है। मीडियम एवं लार्ज इंडस्ट्री में यानी लघु उद्योग सॉरी मध्यम वर्ग के उद्योगों में एवं बड़े बड़े औद्योगिक कारखानों या मिल्स में इसका उपयोग होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसी में एप्लीकेशन में ऑटोमेशन सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम या फिर ऑटोमेशन इंडस्ट्री में इनका उपयोग होता है, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं, अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है।
अब लिखिएगा कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में नोट करिएगा। इसको रफ कर देता हूं और उसके बाद कमेटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलता हूं। लिखिएगा कमेटी ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्तियों का एक ऐसा ग्रुप, जो व्यक्तियों का एक ऐसा ग्रुप जो एक साथ मिलकर जो एक साथ मिलकर व्यवसाय एवं इंडस्ट्री से संबंधित व्यवसाय एवं इंडस्ट्री से संबंधित उचित निर्णय कामा उचित निर्णय कामा उत्पन्न समस्याएं एवं उनके निवारण के लिए सही निष्कर्ष एवं उनके निवारण के लिए एवं उनके निवारण के लिए सही निष्कर्ष देने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसे कमेटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कमेटी को हिंदी में समिति कहते हैं, है ना। आप लोग अपने यहाँ दुर्गा पूजा मनाते होंगे, आ गया है समय, तो आप लोग अपनी अपनी कमेटी के जरिए से संपर्क करते हैं, कमेटियां निर्धारित करते हैं और पंडाल निर्मित करते हैं, माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करते हैं। तो आगे चलते हैं। इसमें एडवांटेज क्या होता है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपने लिख ली कमेटी ऑर्गेनाइजेशन में कि एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है जो मिलकर के आपस में काम करते हैं। ठीक है, ये कमेटी कम से कम 10 लोगों की होती है और आपस में मिल बैठ करके काम का प्लान तैयार करते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, किसकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और सब लोग मिल करके काम करते हैं, मिल करके काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं किसी अकेले को कोई काम दे दिया। अगर एक को काम दिया है तो बाकी उससे संबंधित जितने भी कार्यक्रम होंगे किसी न किसी को हैंड ओवर किया जाता है, सब लोग मिलकर के अपना काम करते हैं। कोई भी निर्णय लेना होता है तो पहले कमेटी ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, सबको बैठाना पड़ता है, एक बैठक बुलानी पड़ती है, सब लोग बैठेंगे। ठीक है, और बैठ करके अपना चर्चा करेंगे। अब आगे चलते हैं। तो इसमें क्या था कि बैठक बुलानी पड़ती है, कोई बैठक में आने से इनकार कर दिया या किसी के पास समय नहीं है तो वो बैठक की डेट फिर टलती जाती है और प्लांट के व्यक्ति के पास अगर या कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसकी समस्या का निवारण भी टलता जाता है। ठीक है, और वहां पे अगर किसी स्टाफ की भर्ती भी करनी होती है तो वो अकेले व्यक्ति के हाथ का काम नहीं होता है, वो 10 आदमी एक साथ बैठेंगे, अपना अपना दृष्टिकोण रखेंगे, कोई सहमति में रहेगा, 3-4 सहमति में हुए, 2-3 असहमत हो गए तो काम ठप हो गया। अब जब तक वो सहमत ना हो तब तक इंतजार करते रहिए, फिर अगली बैठक के लिए डेट बढ़ा दी जाती है। तो ये इसका काम ऐसे ही चलता है। तो इसमें लिखिएगा एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। समिति में दूसरा पॉइंट है, समिति में नियंत्रण सरल होता है, समिति में नियंत्रण सरल होता है। और तीसरा पॉइंट है समस्याओं का निवारण या सलूशन विभिन्न दृष्टिकोण से किया जाता है, विभिन्न दृष्टिकोण से किया जाता है, यानी कि भिन्न भिन्न नजरियों से देखा जाता है कि इस काम को ऐसे करना है तो कैसा होगा, अगर इस तरीके से किया जाए तो कैसा होगा। तो कोई तीसरा कह दिया, चौथा कि भैया ऐसा तरीका ढूंढिए जिससे कम पैसे की बचत भी हो। हाँ हाँ, यू आर राइट, है ना। तो उनकी भी बातों को ध्यान देना पड़ता है। तो लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करते रहते हैं, उनको नोट किया जा रहा होता है डायरी पे, उसके बाद काम होगा आगे। डिसएडवांटेज लिखिएगा,
हानियां क्या होती हैं, दोष क्या होते हैं। इनमें कई सदस्य होते हैं। पहला पॉइंट, इनमें कई सदस्य होते हैं। सबके विचार भिन्न होते हैं। कामा लगा के लिखिएगा, सबके विचार भिन्न होते हैं। और निर्णय लेने में देरी हो सकती है। निर्णय लेने में देरी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है, समिति ज्यादा यह समिति ज्यादा खर्चीली होती है। यह समिति ज्यादा खर्चीली है। खर्च इसमें ज्यादा बढ़ जाते हैं। भाई 2 दिन बैठक का आयोजन किया, कोई आधे रास्ते में चला आया तो बाद में प्लान कैंसिल हो गया, वापस जाना पड़ा। तो गाड़ी भाड़ा, पेट्रोल, सब दुनियादारी खर्चे, फिर उसके बाद टेंट, झामर, बत्ती, है ना, जो हमने तैयारी कर रखा है सब कुछ वेस्ट होता है। जैसे आगे लिखिएगा, खर्चीले होते हैं। जैसे लगातार बैठकें आयोजित करना, क्योंकि इसमें बैठकें, अब ऐसा तो नहीं कि साल साल भर में बैठकें आयोजित करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये कमेटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई काम करने के लिए जब भी कोई समस्या होगी तो लगातार बैठकें होती रहती हैं। कभी 10 दिन पे होती हैं, कभी 15 दिन पे होती हैं, कुछ बैठकें महीने भर में होती हैं। ठीक है, तो ये कार्य के अनुरूप बैठकों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अगर समस्याएं नहीं आई तो बैठकें 15-15 दिन पे होती हैं। आते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं, कार्य के समापन का कैलकुलेशन करते हैं, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना मिल करके देखते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल से संबंधित समस्याएं मिल करके देखते हैं। अब आगे चलते हैं, जिससे प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब आपके खर्च ही ज्यादा बढ़ते रहेंगे तो सीधी सी बात है कि आपका जो प्रोडक्ट तैयार होगा तो इनका लागत मूल्य भी तो उसी प्रोडक्ट पे रखा जाएगा। लागत मूल्य जो आपकी लगी है, उसका लाभ आप उस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद प्राप्त करेंगे। तो खर्च नहीं जोड़ेंगे तो आपको सेल करने के बाद लाभ कैसे प्राप्त होगा। अब आगे चलते हैं मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसको रफ करता हूं और आगे चलते हैं। मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसको हिंदी में मिश्रित संगठन बोलते हैं। आइए लिखिएगा, मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन में लिखिएगा, दो या दो से अधिक संगठनों, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक संगठनों को मिलाकर एक नया संगठन एक नया संगठन डेवलप किया जाता है, जिसे मिश्रित संगठन कहा जाता है, मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे क्या ले सकते हैं। आपको हमने अब तक कई चीजें पढ़ा रखी हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, लाइन और मैट्रिक्स, अरे मिलिट्री, लाइन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, लाइन, ये अभी नोट मत करिएगा, मैं बता रहा हूं तब नोट करिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हो गया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद होता है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और नेक्स्ट है मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है, मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें होता क्या है, उदाहरण के लिए आपको लाइन ऑर्गेनाइजेशन, या कह सकते हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को, लाइन ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को दोनों को मिला देंगे तो आपका मिश्रित ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, है ना, मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। या फिर लाइन एंड स्टाफ, लाइन, स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ये बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से
मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाता है। लेकिन आप एग्जाम्पल के लिए तीन आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जिसमें से दो के डायग्राम मैं बनवा देता हूँ और एक ऑर्गेनाइजेशन का फिगर आप पहले बना चुके हैं, वहां पर उदाहरण में लिख लीजिएगा। जो भी डायग्राम तीनों में से आपको सरल मिले, तीनों बनाना सीख लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम टाइम में याद रहे, आप कर सकें। ठीक है, तो आइए आपको तीनों के नाम नोट करा दे रहा हूँ और तीनों का डायग्राम आप बना लीजिए। एग्जाम टाइम में कम से कम दो डायग्राम बना दीजिएगा, लिखिएगा कुछ ना। ओ ओके, ठीक है ठीक है। तो अब वीडियो नहीं आ रही है? ओके, दिख रहा है? वीडियो दिखा? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले, मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। आप लोगों ने शायद मेरी ऑडियो अगर मिली होगी तो सुना होगा, अदरवाइज मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है कि दो या दो से अधिक संगठनों को आपस में मिला करके एक नया संगठन तैयार करते हैं, तो आपका वो मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको तीन एग्जांपल देता हूँ और तीनों में से एक दो डायग्राम और स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं याद रखिएगा। आप इतने ही बना देंगे तो आपको प्रॉपर बढ़िया नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप अपने जेब पॉकेट में अच्छे अच्छे नंबर डालना शुरू करिए यहीं से। पहला है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मेरे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा, आपको लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पहले बता भी चुके हैं और नोट भी करा चुके हैं। तो आप मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन में केवल दो लाइन लिखने के बाद उदाहरण के तौर पे आप लाइन या स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को बना सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख करके आप एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन का। या फिर दूसरा एग्जाम्पल और भी है मेरे पास, स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम आपको बता रहे थे मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन की दो या दो से अधिक समूहों को आप अगर आपस में ऐड कर देते हैं तो वो आपका बनके तैयार हो जाता है मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन में जैसा कि पहला एग्जांपल मैंने दिया है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा है लाइन स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं प्रॉपर इसको, और उसका डायग्राम यहाँ पर आप बना करके मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उदाहरण अच्छा सा दे सकते हैं। और अब बात आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को वहां से उठा करके मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है और एक आपके पास फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रखा था हमने, वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐड कर दिया। तो आपका दूसरा उदाहरण बन के तैयार हो जाता है स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है,
और तीसरा आपके पास पॉइंट है, लाइन को भी मैंने ले लिया और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को भी उठा लिया और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को भी उठा लिया और तीनों ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को आपस में ऐड कर दिया तो हमारे बन के तैयार हो जाती है मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब पहले का तो आपके पास स्ट्रक्चर है, आप उसको अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा और दूसरे और तीसरे के स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा जल्दी नोट कराना चाहता हूं क्योंकि अब लेक्चर का समय समापन की ओर पहुंच रहा है। तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए सेकेंड और थर्ड के लिए बनाने के लिए। तो पहला आपका कौन सा बनाएंगे डायग्राम, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेडिंग डाल करके, है ना, वहां फिगर बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और दूसरा डालिए, ठीक है, तो मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका पहला एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ठीक है, लाइन, पहला एग्जांपल कौन सा दे रहे थे, स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का दे रहे थे, जिसमें आपके पास एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है, हाँ, तो क्या होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है। प्रोडक्शन मैनेजर के दो लेफ्ट एंड राइट, एक होता है इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट होता है और एक होता है प्रोडक्शन एक्सपर्ट होता है, उत्पादन एक्सपर्ट, है ना। फिर उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे आता है प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट, बनाइएगा प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट, प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट, ठीक है, प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट होता है। और उसके बाद इस इधर होगा प्रोडक्शन इंजीनियर, क्या होगा, प्रोडक्शन प्रोडक्शन इंजीनियर होगा। ठीक है, और इधर साइड में होता है आपका प्रोसेस इंजीनियर, क्या होगा, प्रोसेस प्रोसेस इंजीनियर। ठीक है, अभी आपस में कैसे संबंधित है, प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे ये आते हैं प्रोसेस इंजीनियर और प्रोडक्शन इंजीनियर और प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर के नीचे एक फोरमैन होगा, क्या होता है, फोरमैन, फोरमैन को केवल मैं एफ, फोरमैन, ठीक है, एक फोरमैन हुआ, एक फोरमैन यहाँ होता है, फोरमैन, और एक फोरमैन यहाँ हुआ। ठीक है, फोरमैन नंबर 1 2 3 इंडिकेट कर लीजिए ताकि हमें आपको बताने में आगे और सुविधा होगी एक्सप्लेन करने में। और उसके बाद प्रत्येक फोरमैन के नीचे क्या होगा, सुपरवाइजर, सॉरी, फोरमैन के नीचे होगा आपका वर्कर, वर्कर, यहाँ भी आपका है वर्कर, दिख रहा होगा सबको शायद प्रॉपर, हाँ दिख तो रहा है, वर्कर। ठीक है, यानी कि 3 वर्कर भी हैं, 3 डिपार्टमेंट वर्कर के हैं। ठीक है, ग्रुप है। ठीक है, अब हुआ क्या,